हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का द साइंस मैजिक में स्वागत है। जैसा कि सेखावट यूनिवर्सिटी ने अब की बार बीएससी में फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है, तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर का केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर बनाया आप लोगों के लिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस बंध में हाइड्रोजन परमाणु का दो प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के साथ बंध शामिल है। कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु है और वो दो प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के साथ क्या बना रहा है, बंध बना रहा है। तो हाइड्रोजन बंध बनाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब दो संयोजन परमाणुओं के दो ऑर्बिटल परमाणु अक्ष के साथ अतिव्यापन करते हैं तो कौन सा बंध बनता है। जैसे देखो, ये यहाँ पे मैंने बनाया है अभी, पी ऑर्बिटल हैं दो, तो दोनों पी ऑर्बिटल जब एक्सिस से ओवरलैपिंग करते हैं, एक्सिस से जब ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। तो इसका भी ऑप्शन ए अपना करेक्ट है, सिग्मा बंध। अगला देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना, जब दो परमाणुओं के पी ऑर्बिटल नाभिकीय अक्ष के लंबवत दिशा के अनुदिश पार्श्व मार्गों से अतिव्यापन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है। देखो, इसमें क्या है, सिंपल सा है, जैसा कि पहला क्वेश्चन था वैसा ये दूसरा है। देखो, जैसे ये पी ऑर्बिटल हैं दो दो पी ऑर्बिटल हैं, जब ये अपने पार्श्वीय मार्गों से अतिव्यापन करते हैं, ऐसे समपार्श्वीय अतिव्यापन जिसको आप बोलते हो, समपार्श्वीय अतिव्यापन, कोलेटरल ओवरलैपिंग, समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं तो हमेशा कौन सा बंध बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, पाई बंध बनता है। और अक्षीय अतिव्यापन जो पहले आपने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, इसे बोलते हैं अक्षीय अतिव्यापन। अक्षीय अतिव्यापन से हमेशा कौन सा बंध बनता है, अक्षीय अतिव्यापन से हमेशा सिग्मा बंध बनता है। और समपार्श्वीय अतिव्यापन से क्या बनता है, पाई बंध बनता है। अब देखो, अगला और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अपना, एक धनायन के किसी आयन को विकृत करने की क्षमता को उसके रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, एक केटायन है आपके पास, ठीक है, एक धनायन है, वो किसी आयन को, कहने का मतलब एनायन को ही करेगा, किसी दूसरे एनायन को विकृत करने की क्षमता, कहने का मतलब किसकी क्षमता की बात हो रही है, यहाँ पर धनायन की क्षमता की बात हो रही है। देखो, होता क्या है, धनायन जो होता है, ये जैसे ये धनायन है आपका, ये क्या करता है, ये एनायन है आपका, तो धनायन जो है वो एनायन को क्या करता है, पोलराइज्ड करता है, ध्रुवित करता है, ठीक है। धनायन जो है वो एनायन को ध्रुवित करता है, ठीक है, ध्रुवित करता है। ये अपना धनायन है और ये क्या है, अपना ऋणायन है, ठीक है। जो धनायन है वो हमेशा ऋणायन को क्या करता है, ध्रुवित करता है, ठीक है, ध्रुवित करता। तो ये जो ध्रुवित करने की जो क्षमता होती है, या विकृत जिसे आप बोलते हो, विकृत करने की क्षमता, क्षमता किसकी होगी, धनायन की होगी, क्योंकि ये विकृत कर रहा है। तो धनायन की वो क्षमता क्या कहलाती है, ध्रुवीकरण क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्रुवीकरण क्षमता, कि धनायन जो है वो क्या कर रहा है, ध्रुवित कर रहा है, विकृत कर रहा है, तो वो किसकी क्षमता है, धनायन की है। एक धनायन के किसी आयन को विकृत करने की क्षमता उसकी किसके रूप में जानी जाती है, ध्रुवीकरण क्षमता, कि धनायन जो है वो क्या कर रहा है, ध्रुवण कर रहा है, विकृत कर रहा है, किसको, ऋणायन को। तो क्षमता किसकी है, धनायन की है। और ऋणायन के ध्रुवित होने की जो क्षमता होती है, ऋणायन के ध्रुवित होने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणता उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखो, अपना फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना के लिए निम्न में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये भी सिंपल सा है। द्विध्रुव आघूर्ण को आप किससे डिनोट करते हो, म्यू से डिनोट करते हो, और इसका फॉर्मूला होता है आवेश गुणा अंतरनाभिकीय दूरी, जिसको आप डी से डिनोट कर रहे हो, आवेश गुणा अंतरनाभिकीय दूरी। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। अगला है सिक्स नंबर क्वेश्चन, जिस आणविक ऑर्बिटल में उच्च ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं। देखो, जब भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं, जब भी दो क्या मिलते हैं, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है,
ठीक है। ये मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये दो प्रकार के बनाते हैं, एक तो अपने से अधिक ऊर्जा के, एक अपने से कम ऊर्जा के। अधिक ऊर्जा के जो बनते हैं उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कम ऊर्जा के जो बनते हैं उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है प्रति आबंध आणविक ऑर्बिटल को कहा जाता है, और बंदी आणविक कक्षक किसको बोला था, बीएमओ को बोला था। तो आपको कौन सा पूछ रहा है, उच्च ऊर्जा वाला पूछ रहा है, तो उच्च ऊर्जा वाला कौन सा है, एबीएमओ है, ठीक है। और निम्न ऊर्जा का पूछे तो कौन सा है, बीएमओ, बंदी आणविक ऑर्बिटल है निम्न ऊर्जा का, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला जो है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखना क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है फजान के नियम के अनुसार, मतलब फजान के नियम के अनुसार क्या करेक्ट है। देखो पहला स्टेटमेंट लिखा है प्रत्येक आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण का कुल मान होता है। कहने का मतलब कोई भी आयनिक यौगिक है उसमें सारे के सारे गुण क्या है, सहसंयोजक गुण है। देखो किसी भी यौगिक की बात करें, आयनिक यौगिक की, तो उसमें सहसंयोजी गुण भी होते हैं, सहसंयोजी गुण भी होते हैं, सहसंयोजी गुण, और साथ में क्या होते हैं, आयनिक गुण भी होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे क्या होते हैं, सहसंयोजी गुण होते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट ये लिखा प्रत्येक आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण का कुल मान होता है, मतलब पूरे के पूरे गुण जो है वो कौन से होते हैं, सहसंयोजी गुण ही होते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। अगला स्टेटमेंट देखो प्रत्येक आयनिक यौगिक में सहसंयोजी गुण का कुछ प्रतिशत होता है, ठीक है। आयनिक यौगिक है तो ऐसा नहीं है कि इसमें सारे के सारे गुण ही आयनिक ही होते हैं 100%, नहीं, कुछ मान किसका होता है, सहसंयोजी गुण भी इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये अपना करेक्ट है स्टेटमेंट। अगला देखो प्रत्येक धनायन यौगिक में सहसंयोजक गुण होते हैं, नहीं भाई, सहसंयोजक गुण के साथ साथ आयनिक गुण भी होते हैं। प्रत्येक धनायन में सहसंयोजी गुण का कुछ प्रतिशत होता है, कुछ प्रतिशत साथ में आयनिक गुण का भी होता है, ठीक है। तो ये अपना स्टेटमेंट बी क्या है, इसके लिए करेक्ट है। आगे देखो वे परमाणु ऑर्बिटल जिनमें एक ही नाभिक होता है कहलाते हैं, मतलब ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें एक ही नाभिक होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, एक केंद्र की कहलाएंगे, ठीक है। एक केंद्र, अरे एक ही नाभिक होगा तो एक केंद्र की, दो नाभिक होगा तो द्विकेंद्र की, और उनसे ज्यादा होंगे तो बहुकेंद्रिक कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर, जब विभिन्न अणुओं के दो परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है तो इसे कहा जाता है। देखो दो विभिन्न अलग अलग अणुओं के दो परमाणुओं के बीच में बन रहा है तो उसको बोलते हैं हमेशा अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। देखो एक तो होता है एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच बने, ठीक है, एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच बनता है तो उसे बोलते हैं अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। और अगर विभिन्न अलग अलग अणुओं के दो परमाणुओं के बीच बनता है तो उसे बोलते हैं अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आगे क्या पूछा आपको, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। तो सिंपल सा है, तो कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो कार्बन फैमिली का मेंबर है तो कार्बन फैमिली जो है उसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP2 होता है, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। अगला देखो दुर्बल अंतराण्विक बल जो परमाणु या अणुओं के मध्य की दूरी पर निर्भर होते हैं वे जाने जाते हैं। दुर्बल, देखो लिखा गया है दुर्बल अंतराण्विक बल जो परमाणु या अणुओं के मध्य की दूरी पर निर्भर करते हैं उनको बोलते हैं वान डेर वाल बल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो अगला है 12 नंबर क्वेश्चन आपका, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के स्थिर विद्युत आकर्षण से बनता है। धनायन और ऋणायन है और उनके स्थिर विद्युत आकर्षण, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उससे कौन सा बंध बनता है, ठीक है, अट्रैक्शन होगा उनके बीच में। देखो जैसे आप बात करें HCl की, H+ है Cl- है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं अपन, आयनिक बंध, आयनिक बंध है, सॉरी आयनिक यौगिक, सॉरी आयनिक बंध लिख देते हैं, इसको बोलते हैं आयनिक बंध बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो अगला जो है अपना
गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन होता है जब एक आयन या अणु को निर्वात से जल जैसे विलायक में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, देखो इसमें आयनिक यौगिक भी सही है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों की स्थिर विद्युत आकर्षण से, मतलब आपको बंध बताने की जरूरत नहीं है, इसमें यौगिक भी बता सकते हो। ठीक है, कि आयनिक यौगिक बनता है, आयनिक बंध बनता है। ठीक है, दोनों ही सही है इसमें। आगे देखो, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन होता है जब एक आयन या अणु को निर्वात से जल जैसे विलायक में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, देखो कोई भी एक आयन जो होता है, जैसे ये केटायन है, इसको जब आप जल में मिलाते हो, जल में क्या करते हो, इसको मिलाते हो, तो इस आयन की जल में जो घुल जब ये आयन इस जल में घुलता है, वाटर में जब ये घुलता है, तो इसकी जो एनर्जी है इस आयन की, वो एनर्जी कहलाती है विलायकन या विलायक योजन। विलायक योजन, या फिर इसको बोल सकते हो आप विलायकन ऊर्जा। विलायक योजन या विलायकन ऊर्जा इसको बोल सकते हो, जो किसी आयन को जल में घोलती है। ठीक है, तो इसका गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन होता है जब एक आयन या अणु को निर्वात में जल जैसे विलायक में स्थानांतरित किया जाता है। वो किसके कारण होता है, विलायक योजन ऊर्जा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको बताया है 14 नंबर है, खनिज रूटाइल का रासायनिक सूत्र तो सिंपल सा है, TiO2 होता है। रूटाइल का जो फॉर्मूला होता है वो TiO2 होता है। अगला क्वेश्चन देखना अपना, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो 15 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है 1900 में, फिर रिक्त स्थान दिया है, ने एक धातु के जालक पर विचार किया जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार गति करते हैं जैसे गैस के अणु गति करने के लिए मुक्त होते हैं। तो ये जो बात है, ये किसी जालक के लिए, धातु के जालक पर विचार किया जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार गति करते हैं जैसे गैस के अणु गति करने के लिए मुक्त होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार के जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं वो जिस प्रकार से गति करते हैं, जैसे उनको फ्री स्पेस मिल जाता है मूवमेंट के लिए, उसी प्रकार से किसी धातु के जालक में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात किसने बताई थी, ये बताई थी ड्रूड ने। ठीक है, ये जो बताई थी वो किसने बताई थी, ड्रूड ने बताई थी। ठीक है, ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय है, इसे निम्न द्वारा समझाया जा सकता है। ऑक्सीजन अणु जो है वो क्या है, अनुचुंबकीय है। ये किसने बताया था, ये भाई एमओटी ने एक्सप्लेन किया था। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हिंदी में इसे बोलते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत, जो किसने दिया था, हुंड व मुलिकन ने दिया था। हुंड तथा मुलिकन ने दिया था। ठीक है, वीबीटी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो किसने दी थी, पॉलिंग ने दी थी। ठीक है, आगे देखो अगला और 17 नंबर क्वेश्चन है अपना, संकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। ठीक है, ये की थी लीनियस पॉलिंग ने। पॉलिंग ने संकरण के बारे में बताया था। ठीक है, अगला है, जब एक S 3p और एक D परमाणु ऑर्बिटल मिश्रित होते हैं तो कौन से ऑर्बिटल बनते हैं। देखो क्या बना है, एक तो क्या मिला है आपको S ऑर्बिटल, और क्या मिला है, 3 क्या है आपके p ऑर्बिटल है। ठीक है, और एक क्या है, d ऑर्बिटल है। ठीक है, तो सारे के सारे क्या बनाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और क्या बनाएंगे, देखो जितने मिक्स होते हैं उतनी ही संख्या में आगे बनते हैं। तो कितने हो गए, 1 और 3 4 और 1 5, 5 और कौन से हो गए, sp3 और d। ठीक है, 5 sp3d संकृत कक्षक बनते हैं अपने। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन से में है, ये देखो 5 sp3d संकर, ये आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन अपना। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, देखो जितने कक्षक मिक्स होते हैं उतनी संख्या में आगे बनते हैं और वो ही कक्षक बनते हैं। देखो जैसे S 3p और 1d, तो अब जो पांचों के पांचों जो संकरित कक्षक बनेंगे वो कौन से बनेंगे, sp3d संकरित कक्षक बनेंगे। ठीक है, और जो भी संकरित कक्षक बनते हैं उनकी सबकी आकृति और ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। अब देखो sp3d जो है, इसमें ज्यामिति क्या होती है, sp3d जो संकरण है इसमें ज्यामिति होती है अपनी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय। ठीक है, और
त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और इसमें दो बॉन्ड एंगल होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है 120 डिग्री का और एक होता है 90 डिग्री का। दो बॉन्ड एंगल होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास, HCl4 अणु की ज्यामिति। देखो एक तो होती है ज्यामिति और एक होती है आकृति। ज्यामिति का मतलब जो आपका जो भी संकरण आ रहा है उसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो ही आएगी, ठीक है। आकृति का मतलब ये है कि आप लोन पेयर को हटा दो, उसके बाद में जो बची हुई जो आकृति होगी वो उस अणु की आकृति हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब लोन पेयर को इंक्लूड करके तो आप क्या बताते हो? ज्यामिति बताते हो। और लोन पेयर जिसमें इंक्लूड नहीं की जाती वो वाली ज्यामिति क्या हो जाएगी? इस अणु की आकृति हो जाएगी। अब देखो HCl4 है, HCl4 इसमें संकरण देखेंगे पहले तो। अब देखो संकरण का मैंने पहले वीडियो डाल रखा है, एक संकरण की शॉर्ट ट्रिक है उसके अंदर, तो उसमें देखो उसके हिसाब से आप जब निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन, देखो सबसे पहले तो जिनोन जो है वो 18 ग्रुप का एलिमेंट है और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको ऐसे लिख लो 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं? 4 फ्लोरीन। और हेलोजन जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए एक फ्लोरीन को। जैसे मैंने मान लिया एक फ्लोरीन इससे जुड़ गया, एक फ्लोरीन इससे जुड़ गया, एक फ्लोरीन इससे जुड़ गया और एक फ्लोरीन इससे जुड़ गया। देखो कितने लोन पेयर बचे आपके पास? 2 लोन पेयर। अब हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं आप? हाइब्रिडेशन निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड जो कितने हैं आपके? 4 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो कितना आ गया टोटल? ये आता है संकृत कक्षकों की संख्या आता है आपके पास, ठीक है। 6 संकृत कक्षकों की संख्या किसमें होती है भाई? sp3d2 जो संकरण होता है इसमें होती है, ठीक है। और इसके लिए ज्यामिति होती है अपनी अष्टफलकीय। क्या ज्यामिति होती है? अष्टफलकीय होती है, ठीक है। अब देखो किसकी पूछा आपको? HCl4 की ज्यामिति जो है वो अष्टफलकीय है। अब जब इसकी आकृति की बात की जाए, HCl4 जो है इसकी आकृति की बात की जाए तो इसकी जो आकृति होती है वो होती है वर्गाकार समतलीय, ठीक है। क्योंकि अष्टफलकीय ज्यामिति में जब आप इसको बनाओगे, जैसे मैं इधर बना देती हूँ थोड़ा सा आगे, HCl4 की बात हो रही है। देखो जिनोन को आप सेंटर में रखोगे और ये 4 फ्लोरीन है इधर, ये फ्लोरीन हो गए, ठीक है। और एक लोन पेयर ऊपर आ जाएगा, एक लोन पेयर नीचे आ जाएगा। तो लोन पेयर को हटा के इसकी आकृति कैसी बचती है भाई? इसकी आकृति जो है वो बचती है वर्गाकार समतलीय, ठीक है। तो ये इसकी आकृति अगर पूछी जाती तब तो क्या लिखते हैं आप? वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय तो क्या है? इसकी आकृति है, ठीक है। और ज्यामिति देखो कई बच्चे आकृति और ज्यामिति जो है वो एक ही मान लेते हैं, लेकिन एक नहीं होती। ज्यामिति तो होती है लोन पेयर को विथ लोन पेयर जो आपकी ज्योमेट्री होती है, लोन पेयर को इंक्लूड करके आप जो ज्योमेट्री लिखते हो वो ज्योमेट्री होगी, और जिस हाइब्रिडाइजेशन में जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है वो होगी ज्योमेट्री दो। लेकिन आकृति की जब बात करते हो तो लोन पेयर को हटा के जो भी आपके पास ज्योमेट्री बचती है वो आकृति में आती है, ठीक है। तो आकृति तो इसकी पूछी जाए तो वर्गाकार समतलीय है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए ज्यामिति तो ज्यामिति क्या होगी? इसकी अष्टफलकीय हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना 20 नंबर, sp3 संकरण में बंद कोण कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन अपना। sp3 संकरण में होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और sp3 संकरण में ज्यामिति क्या होती है? ज्यामिति की बात की जाए sp3 संकरण में तो क्या होती है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। अगला देखो H2O अणु में ज्यामिति होती है। अब इसमें भी ज्यामिति पूछी है और एक होती है इसकी आकृति। देखो H2O की बात करें तो H2O में पहले तो संकरण देखें। सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के में 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। देखो मैं फिर से बता देती हूँ, संकरण का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, किस प्रकार से हाइब्रिडेशन निकालते हो। वहाँ 100 ट्रिक दी हुई है। देखो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। तो कितना हुआ टोटल? 4 हो गया, ठीक है। अब 4 जो संकरित कक्षकों की संख्या वो किस में आती है? sp3 संकरण में आती है। sp3 संकरण जो है इसकी ज्यामिति क्या होती है? अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया, ज्यामिति जो होती है वो होती है चतुष्फलकीय। लेकिन जब आपसे पूछी जाए आकृति, किसके लिए? H2O के लिए, H2O की आकृति की बात की जाए
तो आप इसको टेट्राहेड्रल में जब रखते हो तो इसकी आकृति आती है आपके पास वी शेप। कैसी आती है? वी शेप आती है। तो आकृति पूछी जाए, ये तो क्या इसकी आकृति है वी शेप तो, और जब इसकी ज्यामिति की बात की जाए तो क्या आ जाएगी? चतुष्फलकीय आ जाएगी। अगला देखो 22 नंबर क्वेश्चन अपना, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी किसने प्रतिपादित की? देखो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का अभी पहले जो क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन, उसमें तो स्टेटमेंट बताया हुआ था कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, और इसमें फिर से पूछ लिया कि ये सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया है ड्रूड नामक साइंटिस्ट ने दिया है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। देखो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, बंद ऊर्जा की इकाई क्या होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। बंद ऊर्जा की जो इकाई होती है वो होती है किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब जूल पर मोल भी हो सकता है, लेकिन जूल में दे नहीं रखा, किलो जूल में दे रखा है, तो किलो जूल पर मोल इसकी क्या होती है? इकाई होती है। अगला देखो 24, समपार्श्वीय अतिव्यापन से किस प्रकार का बंध बनता है? ये पहले भी आ चुका है। समपार्श्वीय अतिव्यापन जो है उससे हमेशा पाईबंद बनता है। समपार्श्वीय अतिव्यापन की बात करें तब तो क्या बनता है? समपार्श्वीय अतिव्यापन से तो बनता है आपका पाई बॉन्ड, और अक्षीय अतिव्यापन की बात करें, अक्षीय अतिव्यापन तो इसमें क्या है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 3 डिग्री एमीन जल में अविलय है क्योंकि? देखो जल में विलय अविलय की बात होती है, जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो सॉल्युबल होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वो इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो 3 डिग्री एमीन देखो भाई इस प्रकार से होती है। 3 डिग्री एमीन तो आप जैसे पढ़ते हो, ये 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, कहने का मतलब इसके पास नाइट्रोजन के पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड अनुपस्थित होने के कारण अविलय पूछा ना आपको। 3 डिग्री एमीन क्या होती है? जल में अविलय होती है, किसके कारण? हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होने के कारण। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब दो अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलते हैं तो एक द्विपरमाणुक अणु बनता है और इसे कहते हैं। जब दो अलग अलग तत्वों के परमाणु मिल रहे हो, जैसे कहने का मतलब एक तो कार्बन मिल रहा है, एक ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों के परमाणु मिलते हैं और दोनों एक द्विपरमाणुक अणु बनाते हैं। एक द्विपरमाणुक अणु जैसे मैंने मान लिया CO बनाया इन्होंने। ठीक है, तो CO बनाया तो इसे क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है भाई द्विपरमाणुक है और दो अलग अलग नाभिक हैं इसके। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु। ठीक है, इसको बोला जाता है विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु। और अगर दोनों ही सेम होते, जैसे दोनों ही ऑक्सीजन होते या दोनों ही कार्बन होते, तो ये क्या बनाते? द्विपरमाणुक अणु O2 बनाते। तो इसको बोला जाता समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु, इसको बोला जाता। ठीक है, अगला देखो, सबसे पहले MOT का प्रस्ताव किसने दिया था? अभी पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, पहला जो क्वेश्चन था उसमें बताया था मैंने, MOT जो है वो किसने दी थी? हुंड और मूलिकन दोनों ने दी थी। ठीक है, तो इसका D ऑप्शन सही है, B एंड C। NH3 की आकृति देखो, अब यहाँ पर आकृति पूछ रहा है, ज्यामिति नहीं पूछ रहा है, NH3 की आकृति पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो NH3 में हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन की सहायता से ही आप आकृति ज्यामिति बता सकते हो भाई, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। पहले देखो NH3 जो है सेंट्रल एटम क्या है इसमें? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 3 के साथ तो कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। लो भाई हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। एक क्या बच गया यहाँ पर? लोन पेयर बच गया। तो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 है। लोन पेयर कितना है? 1 है। कितना हुआ टोटल? 4 हो गया। 4 क्या है? संकृत कक्षकों की संख्या है। तो ये कौन से संकरण में आता है? sp3 संकरण में। तो sp3 संकरण की ज्यामिति जो है वो तो अभी बताई थी मैंने जैसे पहले। ज्यामिति अगर आपको पूछता तो क्या लिखते हैं आप? चतुष्फलकीय लिखते हैं। ठीक है, चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। और आकृति की बात करें तो NH3 जो है इसको जब आप टेट्राहेड्रल में चतुष्फलकीय में बनाते हो तो N H H और H और एक ये क्या? लोन पेयर, इसको बोलते हैं पिरामिडीय। क्या बोलते हैं इसको?
पिरामिडीय। आकृति आती तब क्या होता, पिरामिडीय हो जाता, और ज्यामिति होती तब क्या हो जाता, चतुष्फलकीय हो जाता। तो इसका उत्तर जो होगा वो डी सही होगा। ठीक है, आकृति पूछ रहा है तो एनएसरी की आकृति होती है पिरामिडीय, और अगर आपको ज्यामिति पूछता तो क्या आ जाता, चतुष्फलकीय आ जाता। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपके पास, He2 का बंध क्रम, He2 जो है इसका बंध क्रम क्या होता है, He2 जो है इसका बंध क्रम होता है 0। ठीक है, क्या आता है, 0 इसका बंध क्रम आता है। अगला देखो, बर्फ की क्रिस्टलीय संरचना होती है, बर्फ की जो क्रिस्टलीय संरचना होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। ध्यान रखना आप लोग, कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। क्रिस्टलीय संरचना की बात करें अगर बर्फ की तो चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और देखो आगे, अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपको, कोलोइडी कणों के कारण कोलोइडी विलयन में यादृच्छिक टेढ़ी मेढ़ी गति देखी गई है। ठीक है, कोलोइडी कण जो है उनमें किसके कारण भाई कोलोइडी विलयन में यादृच्छिक टेढ़ी मेढ़ी गति देखी गई है, देखो इसका उत्तर है संगठन के कारण जो है क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी गति देखी गई है कोलोइडी कणों में। आगे देखो, कौन सा गुण कोलोइडी विलयन के आवेश से स्वतंत्र है, कहने का मतलब ऐसा हुआ कि जिस भी गुण की बात करोगे तो उसमें उसके आवेश की चर्चा नहीं होगी भाई। देखो, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस जो है इसमें भी भाई क्या होता है, चार्ज की बात होती है। स्कंदन, इसमें भी क्या होता है, चार्ज की बात होती है। और विद्युत कण संचलन, इसमें भी चार्ज की बात होती है। लेकिन जो टिंडल प्रभाव है इसमें चार्ज, इसका चार्ज से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस गुण से, आवेश से स्वतंत्र है ये वाला गुण, टिंडल प्रभाव, इसमें चार्ज का कोई रोल नहीं है। अगला देखो, स्वर्ण संख्या सबसे कम स्वर्ण संख्या पूछी गई है किसकी होती है। देखो, स्वर्ण संख्या क्या होती है, स्वर्ण संख्या जितनी ज्यादा होगी तो किसी आयन के लिए होती है ये, किसी आयन के लिए स्वर्ण संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी प्रोटेक्शन उतनी ही, प्रोटेक्टिंग जो वैल्यू है या फिर कह सकते हो सुरक्षा जो होगी वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी उसके प्रोटेक्टिंग वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, कहने का मतलब उतने ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है किसके लिए, जिलेटिन के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जिलेटिन जो है वो सबसे अच्छा क्या है, प्रोटेक्टिंग पदार्थ है, एक तरह से प्रोटेक्टिंग मैटर है, जो क्या करता है, इसका जो स्वर्ण संख्या है वो सबसे कम है, इसलिए ये क्या है, सबसे ज़्यादा एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर बना सकता है, सबसे अच्छी। और सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण संख्या का मान होता है वो होता है स्टार्च के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर बात करें, सबसे ज़्यादा स्वर्ण संख्या का मान किसके लिए होता है, स्टार्च के लिए, और सबसे कम किसके लिए होता है, जिलेटिन के लिए। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन अपना सही होगा, सबसे कम पूछा है। द्रव क्रिस्टलों का सिद्धांत दिया था, द्रव क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल जो है इनका सिद्धांत दिया था लेहमान ने। किसने दिया था, लेहमान। आगे देखो, किस गैस की प्रसार दर सबसे कम होगी। ठीक है, अब देखो प्रसार दर जो है ये किस पे डिपेंड करती है वो देखना आप लोग। प्रसार दर को मैं जैसे डी से लिखूं अगर, ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, कह सकते हैं अपन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, कहने का मतलब प्रसार, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा प्रसार दर उतनी ही कम होगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपन कह सकते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है, जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है उसकी प्रसार दर सबसे कम होगी। ठीक है, यहाँ देखो, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है फ्लोरीन का, तो इसकी प्रसार दर सबसे कम हो जाएगी। आगे देखो, कोलोइड घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। कोलोइड जो विलियन है, कोलोइड सॉल्यूशंस जो हैं उनका शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन जो किया जाता है वो डायलाइसिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण, देखो अधिशोषण जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है भौतिक अधिशोषण, एक होता है रासायनिक अधिशोषण। तो रासायनिक अधिशोषण जो है उसमें एक परत होती है और भौतिक अधिशोषण है उसमें बहुत सारी परतें होती हैं। तो अपने को पूछा है रासायनिक के बारे में, तो रासायनिक में कितनी होती है, एक परत होती है। आगे देखो,
कोलोइडों में व्यास का ह्रास होता है। कोलोइड जो होते हैं उनका व्यास कितना होता है? उनका व्यास होता है 1 से 1000 नैनोमीटर। ठीक है, 1 से 1000 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो अपना, बादल निम्न में से, इसमें पूछा गया है बादल निम्न में से किसका उदाहरण है? बादल जो है वो कौन से मिश्रण का उदाहरण है? तो बादल जो होता है वो होता है द्रव का गैस में मिश्रण होता है। ऑप्शन बी सही है। बादल जो है अपने वो द्रव का गैस में मिश्रण, गैस होती है और उसमें क्या प्रेजेंट होता है? द्रव उपस्थित होता है, तो द्रव का गैस में मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, धनावेशित सोल है, इनमें से आपको पूछा है कि पॉजिटिव सोल कौन सा है? देखो रक्त जो है वो आपका पॉजिटिव सोल है, और धुआं की बात करें या क्ले मिट्टी की बात करें, प्रबल अम्लीय विलयन में जिलेटिन की बात करें, ये सारे के सारे क्या है? नेगेटिव सोल है। कौन से सोल है ये? नेगेटिव सोल है। और एक रक्त जो है वो कैसा सोल है? पॉजिटिव सोल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 41 नंबर। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपको, पायस में जल की बूंदों को, जल की बूंदों को तेल में जल पायस बोला आपको कि तेल अवस्था में प्रक्षिप्त किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि पायस में क्या है? जल की बूंदें हैं, जल की बूंदों को तेल में जल पायस के अकॉर्डिंग, तेल में जल का मतलब तो क्या हुआ? ऑयल इन वाटर। ठीक है, तेल में जल, ऑयल इन वाटर के तेल अवस्था में प्रक्षिप्त किया है। इनको किस अवस्था में प्रक्षिप्त किया है? तेल अवस्था में प्रक्षिप्त किया है जल की बूंदों को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है अपना, एक आदर्श गैस के लिए Z का मान क्या होता है? देखो Z होता है PV अपॉन nRT। ठीक है, और आइडियल गैस के लिए क्या होता है? PV इक्वल टू nRT। का मतलब क्या हुआ? Z इक्वल टू क्या है अपना? 1 है। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए Z का मान क्या होता है? 1 होता है। अगला देखो, निम्न में से अवोगाद्रो का नियम क्या है? अवोगाद्रो नियम ये बताता है भाई, स्थिर ताप और दाब पर आयतन जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स जो है, अवोगाद्रो नंबर जो है उनके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन डी सही है अवोगाद्रो नियम के अकॉर्डिंग। अगला देखो, एक द्रव के अणुओं में अणु से अधिक सामंजस्य होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि द्रव के अणु जो है उन वो पास पास होते हैं, किसकी तुलना में? गैस की तुलना में। ठीक है, गैस में तो अणुओं के बीच में सामंजस्य बहुत कम होता है, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि गैस की तुलना में द्रव जो है उनके अणुओं में सामंजस्य अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, मूल माध्य वर्ग गति किसके वर्ग का वर्गमूल है? मूल माध्य वर्ग गति जो है वो किसके वर्ग का वर्गमूल है? ये जो है औसत वेग का वर्गमूल होता है। ठीक है, आगे है अपना, देखो इसका फॉर्मूला होता है VRMS इक्वल टू 3RT अपॉन m होता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अपन, औसत वेग के वर्ग का वर्गमूल होती है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है अपना 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, निम्न में से वास्तविक गैस है, सबको पता है तो वास्तविक गैस इनमें से कौन सी है? मीथेन है। ठीक है, अगला देखो, विषम अक्षीय एकक सेल का जालक कोण कितना होता है? विषम अक्षीय एकक सेल जो होता है इसका जालक कोण होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। कैल्साइट एकक सेल का उदाहरण है। कैल्साइट जो है वो एक त्रिसमनताक्ष का उदाहरण है। ठीक है, हीरा किस प्रकार के क्रिस्टल का उदाहरण है? हीरा जो है अपना वो सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सहसंयोजक क्रिस्टल का। अगला देखो, 50 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है, किस ठोस में अलग अलग बंधों की अलग अलग क्षमता होती है और उनकी बाहरी संरचना अनियमित होती है? मतलब ऐसे कौन से ठोस हैं जिनमें अलग अलग बंधों की अलग अलग क्षमता होती है और उनकी बाहरी संरचना अनियमित होती है? ऐसे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, आगे देखो, प्रीमेय सूचकांक का नियम किसने दिया था? प्रीमेय सूचकांक का नियम जो दिया था वो होय ने दिया था। किसने दिया था? होय नामक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। ये अपना 51 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला देखो 52 नंबर क्वेश्चन अपना,
52 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, किस ठोस संरचना में एक निश्चित और तेज गलनांक होता है? किस ठोस संरचना में एक निश्चित और तेज गलनांक होता है? निश्चित और तेज गलनांक की बात आती है तो ऑप्शन आ जाएगा अपना क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका एक निश्चित तो गलनांक होता है और बहुत अधिक होता है इनका गलनांक। ठीक है, अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, ब्रेग समीकरण प्रस्तावित है, मतलब ब्रेग इक्वेशन किसने दी थी? ब्रेग इक्वेशन जो थी वो WL ब्रेग और WH ब्रेग दोनों ने ही दी थी भाई, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, WL ब्रेग और WH ब्रेग। अगला है अपना क्रिस्टलीय ठोस है, इनमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि क्रिस्टलीय ठोस जो है वो कौन सा है। कांच भी अक्रिस्टलीय है और ये जो रबर भी अक्रिस्टलीय है और प्लास्टिक भी क्या है, अक्रिस्टलीय। देखो अभी जैसा पहले आपने स्टेटमेंट पढ़ा, किसी ठोस में अलग अलग बंधों की अलग अलग क्षमता होती है और उनकी बाहरी संरचना भी क्या होती है, अनियमित होती है। ठीक है, तो उसमें ये आते हैं प्लास्टिक है, रबर है, कांच, और क्रिस्टलीय ठोस में कौन आता है, हीरा। ठीक है, अगले देखो एक आपके यूनिट में ऐड कर रखा है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वाला भी चैप्टर ऐड कर रखा है, तो उसके 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो वो भी मैंने लिए यहाँ पे। देखो होता क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन आपका, log 30 प्लस log 10 का मान है। कहने का मतलब log में जैसे प्लस में दिया हुआ होता है तो उनको अपन इंटू करके लिखते हैं, जैसे ये हुआ log m प्लस log n। ठीक है, तो इसका जो हल करने का तरीका वो आ जाएगा log m इंटू एन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, log 30 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ गया, log 300 आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है अपना डी करेक्ट है इसका। अगला देखो, x की पावर 3/4 अपॉन x की पावर 2/3 का मान है। देखो नीचे जो होता है उसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा, देखना, जैसे यहाँ पे है आपके पास x की पावर 3/4 माइनस क्या आ जाएगा, इसके आधार बराबर हैं तो घात में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3/4 माइनस 2/3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, नीचे तो इनका लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 है, और 3 माइनस 9 हो गया, यहाँ पे हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 3 इंटू 3 कितना, 9 माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 8, कितना आ गया, 1/12। एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है अपना। ठीक है, अगला देखो, d/dx 4 log x का अवकलन क्या है। देखो सिंपल सा है, log x जो होता है वो होता है 1/x, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1/x, तो क्या आ जाएगा, 4/x आ जाएगा, इसका सी आंसर करेक्ट है अपना। अगला क्वेश्चन देखो, 58 नंबर है अपना, यदि साइन 60 इक्वल टू इतना है, कोस 60 हाफ है, तो कोट 60 का मान क्या होगा। देखो होता क्या है, कोट जो है, कोट 60 इक्वल टू हो जाएगा कोस 60 अपॉन साइन 60। देखो टेन थीटा पढ़ते हो आप लोग, तो टेन थीटा होता है साइन अपॉन कोस। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो क्या आ जाएगा, कोस 60 अपॉन साइन 60, तो कोस 60 कितना दे रखा है, √3/2 अपॉन कोस 60 कितना दे रखा है, 1/2, तो इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा अपना, कोस 60 का मान, सॉरी कोस 60 ऊपर है ना, कोस 60 को ऊपर लिखते हैं, क्या आ जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो डी का जो मान है, सॉरी डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा अपना। अगला देखो, इसमें ये पूछा है 9 और ये 2 और 5, इसका मान पूछा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो जनरली ऐसे लिखा हुआ होता है तो उसको लिखते हैं अपन 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या है 2, तो 1 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो सारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जो है वो 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा,
इसको जब हल करोगे तो कितना आता है 1512 आ जाता। आप हल करके देख लेना चाहिए, इंटू करते हो तब। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है अपना। अगला है 60 नंबर जो है अपना, उसमें है 7 लड़के एवं 5 लड़कियां वाले समूह में एक लड़के के चयन की प्रायिकता। प्रायिकता पूछिए, देखो 7 लड़के हैं और 5 लड़कियां वाले समूह में एक लड़के के चयन की प्रायिकता पूछिए आपको, ठीक है। तो 7 लड़के और 5 लड़कियां, टोटल कितने हैं 12 हैं। इनमें से एक लड़के के चयन की आपको क्या पूछी है, प्रायिकता पूछी है। तो क्या आ जाएगा, एक लड़के के चयन की प्रायिकता जो है वो क्या आ जाएगी, 7/12 आ जाएगी आपके पास। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट है, ठीक है। तो ये आज अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। तो ये एक मॉडल पेपर किया है, ऐसे ही 1-2 मॉडल पेपर और बना देंगे जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू।